हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 12 की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति की दक्षिण एशिया संबोध को पढ़ेंगे और जानेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है, इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं, उनकी शासन प्रणाली कैसी है और इनमें जो लोकतंत्र का विकास हुआ वो किन रूपों में हुआ, इसे हम लोग समझेंगे। तो आइए चलते हैं दक्षिण एशिया को समझने हेतु। ये है आपका दक्षिण एशिया का जो इलाका है वो परिभाषित होता है एशिया महाद्वीप के दक्षिण का हिस्सा, जिसमें उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला से दक्षिण के हिंद महासागर का हिस्सा तथा पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी का हिस्सा शामिल है। इस दक्षिण एशिया शब्द से कुल 8 देशों का बोध होता है। इसमें शामिल हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान और 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बना। दक्षिण एशिया की कुछ विशेषताएं यदि हम गौर करें इन देशों पर तो कुछ विशेषताएं हमें समझ में आती हैं। और वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला कि ये जो 8 देश हैं उनकी भौगोलिक पहचान एक है, यानी ये एक ही भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दूसरा, जो इसमें सदस्य देश हैं वो नृजातीय यानी एथनिक और कल्चरल रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से बेहद करीबी से जुड़े हुए हैं। इनके पूरे जब अतीत में हम जाते हैं तो ये कमोबेश कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सभी देश विकासशील एवं अल्प विकसित है। इसकी जो विशेषता ये है कि ये जो देश हैं वो कॉलोनियल स्टेट रहे हैं और उपनिवेश रहे हैं, इस कारण इनका बहुत शोषण हुआ है, जिस कारण ये अभी भी अल्प विकसित अवस्था में है, जहाँ गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण पाया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे जो पिछड़ी रैंकिंग है अफ्रीका के ऊपर है हालांकि, लेकिन ये पीछे ही माने जाएंगे। इनका प्रदर्शन औसत भी नहीं है। जैसे इसमें भारत की जो HDI रैंकिंग है वो 129वां है और इसमें सबसे अच्छी रैंकिंग इन 8 देशों में सबसे जो अच्छी रैंकिंग है वो श्रीलंका की है, जो कि 83वां है, 85वां है इसका। तो इस तरह से ये विकास के दौड़ में अभी पीछे हैं। लोगों के जीवन स्तर में भी बहुत क्वालिटेटिव जीवन नहीं है। एक विशेषता और है कि इस क्षेत्र में विशाल जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र की एक खासियत है, इसका जो जनसंख्या घनत्व है विश्व के किसी भी देश से ज़्यादा है। यह क्षेत्र विश्व भूभाग का 3% है, जबकि विश्व जनसंख्या का 24% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अब इसका आकलन आप कर सकते हैं कि ये कितना घना आबादी है, और यह भी इसकी एक खासियत में है। हालांकि इसके कारण और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सभी देशों में अलग तरीके की राजनीतिक प्रणाली है। सभी देश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे हैं और इसीलिए इनकी जो राजनीतिक संस्कृति है वो अलग किस्म की है। इसका जो एक विशेषता है कि सभी देश एक दूसरे की तुलना में असमान आकार, असमान क्षमता के हैं।
शक्ति सामर्थ्य में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए हम दो देशों की तुलना करेंगे, भारत और भूटान को, तो भारत का जो आकार है वह 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि वहीं जो भूटान है उसका जो आकार है वह 38,394 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है, इसलिए इस क्षेत्र को भारत केंद्रित क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको यह उपमा SD मुनि जो विचारक हैं उन्होंने दिया है। अर्थात इसका मतलब है कि भारत के पास शक्ति ज़्यादा है, और एक कारण यह है कि इसीलिए ये देश आपस में न जुड़ करके ये विश्व के उन देशों से जुड़ते हैं जो कि भारत से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ताकि इनकी अपनी पहचान और अपना अस्तित्व बराबर बना रहे। तो हम इस प्रकार से ये पाते हैं कि दक्षिण एशिया की ये विशेषताएं यहाँ पर विद्यमान हैं। अब जो हमारा एक उपसंबोध है कि दक्षिण एशिया के देशों की जो शासन प्रणाली है उसको हम लोग समझें, तो इसमें हम बहुत संक्षिप्त रूप से ये बताने का प्रयास किए हैं कि जो भी देश हैं उनमें कैसी शासन प्रणाली है, और फिर अगले प्रेजेंटेशन में मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। तो समझते हैं कि इन देशों में जो शासन प्रणालियाँ हैं वो किस रूप में है। वर्तमान में सभी देशों में लोकतांत्रिक सरकारें काम कर रही हैं, यानी चुनी हुई सरकारें हैं, लेकिन सभी देशों में इसका विकास अलग अलग तरीके से हुआ है। अर्थात लोकतंत्र की जो सफलता है उसका जो प्रतिशत है वो सभी देशों में अलग अलग है। कहीं कहीं आज भी लोकतांत्रिक संस्थाएं बेहद कमज़ोर हैं। अभी तो लोकतंत्र के आदर्श को कोई भी देश प्राप्त नहीं कर पाया है, और लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो किस रूप में काम करती हैं और ऐसा क्यों है। तो भारत को सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ एक संसदीय प्रणाली है, संघात्मक व्यवस्था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। पाकिस्तान में संसदीय प्रणाली है, संघात्मक, इस्लामिक और लोकतांत्रिक सरकार है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, लेकिन सेना का प्रभाव भी इस पर रहता है। श्रीलंका में राष्ट्रपति सरकार है, अर्थात अध्यक्षात्मक प्रणाली है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र है और अध्यक्षात्मक सरकार है। हालांकि जो यहाँ राष्ट्रपति है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है। राजा में पूरी शक्तियाँ केंद्रित हैं। यही मंत्रिपरिषद का चुनाव करता है, लेकिन संसद के 2/3 बहुमत से राजा को यहाँ हटाया जा सकता है। ये अलग तरह का एक राजनीतिक प्रणाली है। नेपाल में संसदीय प्रणाली है, संसदीय सरकार है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक संघीय गणराज्य है। बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली है और लोकतांत्रिक सरकार कायम है। मालदीव में भी अध्यक्षात्मक सरकार कार्य कर रही है। सबसे पहले हम लोग एक देश को देखते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कैसा रहा। तो इसको हम लोग समझते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का जन्म एक साथ होता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का जन्म हुआ। यह दोनों देश ब्रिटिश शासन के उपनिवेश थे। बाद में विभाजित हुए और 2 देश अलग अलग बने, मगर दोनों में लोकतंत्र अलग अलग तरीके से पल्लवित और पुष्पित हुआ। हम देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र की जो विकास यात्रा है वो अलग किस्म की रही, जबकि पाकिस्तान में उसकी जो विकास यात्रा है वो अलग किस्म की रही। पाकिस्तान का जो संक्षिप्त इतिहास है, हमें उससे इसके लोकतांत्रिक विकास को समझने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत से विभाजित होकर अलग हुआ, विभाजित होकर एक देश बना। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका रही और
मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद यहाँ गवर्नर जनरल बने और दुर्भाग्य ये रहा कि उनकी 1 साल में ही मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी इच्छा के अनुरूप पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश बना। अब जरा यहाँ पे एक गौर करने की बात है कि धर्म के आधार पर विभाजित पाकिस्तान हुआ और जो देश बना वो धर्मनिरपेक्ष देश बना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन्ना को यह एहसास हो गया था कि धर्मनिरपेक्षता बहुत जरूरी है एक राज्य के रूप में। हालांकि धर्मनिरपेक्षता को पाकिस्तान बहुत कायम नहीं रख पाया और 1956 में यहाँ पर इस्लामिक सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया और धीरे धीरे वो और मजबूत होता गया है समय के साथ। 1951 में यहाँ चुने हुए प्रधानमंत्री लियाकत अली की हत्या हो जाती है। 1958 में जो राष्ट्रपति हैं मिर्जा, उन्होंने पाक में मार्शल लॉ को लगा दिया और जो वहाँ के शासक हैं जनरल अयूब खान, वो मिर्जा को ही हटाकर राष्ट्रपति बन जाते हैं। इस तरह पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन स्थापित हो जाता है। 1969 में पुनः सैनिक शासक जनरल याहिया खान सत्ता में आ जाते हैं। 1970-71 में पाकिस्तान में चुनाव होते हैं और संविधान सभा, क्योंकि नया संविधान लागू होना होता है, बनाना होता है, तो वहाँ पर एक संविधान सभा का भी चुनाव हो रहा होता है। तो इसमें पूर्वी पाकिस्तान में स्वायत्तता की मांग कर रही आवामी लीग विजयी होकर संविधान सभा में बहुमत प्राप्त कर लेती है, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने इसे स्वीकार न करते हुए पूर्वी पाकिस्तान में बल प्रयोग करना शुरू कर देती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आ जाते हैं, जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके सामरिक हित और मानवता के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे जो स्वायत्तता आंदोलन है उसको नैतिक और आर्थिक समर्थन प्रदान करता है। इसी कारण 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और 1971 में एक नया देश बांग्लादेश के नाम के साथ उदित होता है, बांग्लादेश का निर्माण होता है। और इस युद्ध के बाद जो वहाँ के जो सैनिक शासक थे जनरल याहिया खान को पद छोड़ना पड़ता है हार के कारणों पर, क्योंकि इनका विरोध होने लगता है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं। 1973 में पाकिस्तान में एक नया संविधान लागू होता है। इसके आधार पर 1977 में फिर चुनाव होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर चुनाव धांधली का आरोप लगा और इस आरोप के पश्चात जियाउल हक ने उनका तख्ता पलट कर दिया और संविधान को निलंबित करके फिर से मार्शल लॉ लगा दिया। 1985 में जियाउल हक राष्ट्रपति चुने गए। ये वही जियाउल हक हैं जो शासक जनरल थे और इन्होंने फिर एक परंपरा देखने को मिलती है पाकिस्तान में कि वहाँ पे जितने जनरल रहे पहले उन्होंने सैनिक शासन को स्थापित किया और खुद फिर जनता का समर्थन लेने के लिए वो चुनाव भी लड़े और राष्ट्रपति का पद भी धारण किया। तो इस तरह इन्होंने भी राष्ट्रपति पद को चुन लिए गए। लेकिन 1988 में इनकी हत्या हो गई, जियाउल हक की हत्या कर दी जाती है। 1988 के चुनाव में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेटी हैं, पुत्री हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो, वो पहली बार चुनी जाती हैं और ये वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं। लेकिन 1990 में बेनज़ीर को फिर से सत्ता गंवानी पड़ती है और फिर नया चुनाव होता है और इस चुनाव में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसी क्रम में, क्योंकि ये तो इतिहास था इनका, 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इनको ये लगता था कि नवाज शरीफ जो है वो इन्हें हटाने वाले हैं। इस तरह इनसे पहले ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें हटाते हुए पाकिस्तान में फिर से एक बार सैनिक शासन को स्थापित कर दिया। फिर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो, जो कि बहुत लोकप्रिय वहाँ पे नेता थीं, उनकी हत्या कर दी जाती है। और आज वर्तमान में 2018 के चुनाव में इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं और अभी वर्तमान में उन्हीं की सरकार है, लेकिन इनको सेना का समर्थन हासिल है और ये वही सेना है जो बारंबार वहाँ पर सैनिक तानाशाही को स्थापित की हुई है। और हम पूरे जब पाकिस्तान की राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि पाकिस्तान में जो चुनी हुई सरकार है वो कहीं ना कहीं ISI, वहाँ की जो इंटेलिजेंस संस्था है, धार्मिक नेता जो कि वहाँ पे बहुत हावी हैं,
कट्टरता बढ़ाने में भी इनका बड़ा योगदान है और सेना की हाथ की कठपुतली मात्र रही है, और यह दुर्भाग्य है। प्रश्न बनता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं सफल होता है, क्यों नहीं सफल हुआ है। तो इसके कुछ कारण हम बता सकते हैं, तो उनके कारण हम देखते हैं। पहला तो यह है कि यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी जो अभिजन हैं उनका सामाजिक दबदबा है, जो अपने निहित स्वार्थ के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत ही नहीं होने देते, लोकतांत्रिक मूल्यों को पनपने का अवसर ही नहीं प्रदान करते हैं। उदाहरण है वो यह है कि विदेशी ताकतों ने भी वहाँ के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया। विदेशी ताकतों से आशय है वो ताकतें जो शीत युद्ध के दौर में अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाह रही थीं। पाकिस्तान भी अपने कुछ निहित स्वार्थ के कारण, निहित हितों की पूर्ति के कारण वो उनसे संबंध बनाने की ओर कदम बढ़ाता है। और इस क्रम में जो विदेशी विदेशी जो शक्तियां हैं वो वहाँ पर जो तानाशाह है, उस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको वो आगे बढ़ाती हैं। हम देखते हैं कि पूरे इतिहास में, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास है उसमें देखेंगे कि अमूमन जितने भी, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन्होंने विश्व के उन देशों में लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया बल्कि तानाशाही का समर्थन किया और तानाशाही सरकारों को बनाए रखा। और वो तानाशाही सरकारें निश्चित रूप से उन देशों के फेवर में काम करती रही हैं। तो उसका कारण यह है कि उनके अपने हितों की पूर्ति होती थी। जो अंतिम कारण है, और इसको इनकार नहीं किया जा सकता, कि अभी भी आम लोगों में लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है। इसका कारण भी हम ढूंढ सकते हैं कि वहाँ के जो शासक हैं, जो सैनिक शासक हैं, वो भारत विरोध अक्सर करते हैं, जो कि पाकिस्तान हमेशा से करता रहा है। तो इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की जनता को वहाँ के जो शासक हैं वो ये बताते हैं कि यदि पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय और एकता अखंडता की रक्षा करनी है तो वहाँ पर सेना को मजबूत होना जरूरी है, और यदि सैन्य ताकत नहीं रहेगी तो पाकिस्तान की रक्षा ये चुनी हुई सरकारें नहीं कर पाएंगे। और इस कारण से जनता का भरोसा सेना पर जाता है, और कई बार तो सेना से ही जो चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का मांग भी किया गया है। इसके बाद जो बांग्लादेश है, इसी का एक टुकड़ा जो नया देश बना 1971 में, उसमें लोकतंत्र कैसे पनपा, और हम पाएंगे कि इसमें भी अभी तक 4 बार सैनिक तख्तापलट हुआ। लेकिन 1990 से यहाँ पर एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार काम कर रही है। तो पहला यह है कि 1971 में पाकिस्तान से विभाजित होकर बांग्लादेश अलग राष्ट्र बना। क्यों बना प्रश्न है। तो बांग्लादेश की आम जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान, यानी आज का जो पाकिस्तान है, के द्वारा उन पर उर्दू थोपने, सत्ता में बराबर हिस्सेदारी न देने, अत्याचार करने के विरोध में तथा पूर्वी पाकिस्तान में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग के साथ स्वायत्तता आंदोलन की शुरुआत की। देखेंगे कि जब भारत का विभाजन हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन के तहत जब इनका विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में उन इलाकों को शामिल किया गया जो मुस्लिम बहुल थे, और इस प्रकार से भारत के दोनों तरफ, यानी पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम बहुलता थी, और इस कारण से पाकिस्तान में 2 हिस्सों को शामिल किया गया जो भौगोलिक रूप से अलग अलग थे, लेकिन राष्ट्रीय पहचान उनकी एक थी, यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। तो पाकिस्तान हमारे पश्चिमी क्षेत्र में और इधर पूर्वी क्षेत्र में जो आज बांग्लादेश है वो बना, लेकिन दोनों में कभी एक साम्य नहीं रहा। हमेशा से पश्चिमी जो पाकिस्तान था वो हावी रहा पूर्वी पाकिस्तान पर, और कहीं ना कहीं यही कारण था। वहाँ पर धीरे धीरे जनता में यह विरोध शुरू हुआ। यह विरोध शुरू हुआ भाषा को लेकर के, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान में लोग उर्दू भाषा भाषी थे, और जो पश्चिमी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान में जो उर्दू भाषा भाषी थे और पूर्वी पाकिस्तान में वो जो लोग थे वो बांग्ला भाषी थे, और इस कारण से
उन्होंने उर्दू थोपने का प्रयास किया और यहाँ पर इसके विरोध में एक आवाज़ उठनी शुरू हुई। धीरे धीरे करके यह आवाज़ बहुत मुखर हुई और 1970 में जब वहाँ मुजीबुर रहमान अवामी लीग, उनकी एक पार्टी है, तो अवामी लीग ने जब इसका आंदोलन किया तो पूरे पूर्वी पाकिस्तान का जो वोट था उसको मिला और यह विजयी रही। और इस विजय के साथ पश्चिमी पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उनको ये लगा कि कहीं अवामी लीग इतनी ताकतवर न हो जाए कि उनकी सत्ता चली जाए, इसलिए वहाँ पर उन्होंने अत्याचार करने शुरू किए, बल प्रयोग करने शुरू किए और स्वतः स्फूर्त ढंग से उस समय ऐसी परिस्थिति बनी कि भारत को भी नैतिक और आर्थिक समर्थन देकर के बांग्लादेश के निर्माण को करने पर मजबूर हुई। पूरा इतिहास इस तरह का है, आप इसे अच्छी तरह से देख लेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने खुद को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बांग्लादेश की राजनीति में स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद कुछ प्रारंभिक वर्ष राजनीतिक अस्थिरता से परिपूर्ण थे। बांग्लादेश में भी 4 सैन्य बगावतें हुई 1975 में। अब ये विडंबना देखिए कि जिस स्वायत्ता आंदोलन को मुजीबुर रहमान ने शुरू किया, लोकतंत्र, आस्था, लोकतंत्र के मूल्यों को बनाया, उन्होंने ही 1975 में उन मूल्यों को ध्वस्त करने का काम किया। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में उनकी जो हैसियत है वो राष्ट्रपिता की है। अब देखिए क्या किया इन्होंने। 1975 में मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करा करके संसदीय प्रणाली की जगह पहली बात तो अध्यक्षात्मक प्रणाली को स्वीकार किया और राष्ट्रपति वहाँ शक्तिशाली हो गया। यही नहीं, मुजीब ने अपनी आवामी पार्टी को छोड़कर बाकी सारी पार्टियों को समाप्त कर दिया, यानी बहुदलीय प्रणाली को समाप्त कर दिया। और लोकतंत्र में एक दलीय प्रणाली कहीं ना कहीं प्योरली तानाशाही शासन होती है। चाइना से हम इसको समझ सकते हैं। उनका यह प्रयास लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं था और बांग्लादेश की जनता ने इसे अस्वीकार करते हुए जनसंघर्ष शुरू कर दिया। ये वही जनता थी जो 1970 में इनको जिताई थी। अगस्त 1975 में बांग्लादेश की सेना ने बगावत कर दी और बगावत में शेख मुजीबुर रहमान मारे गए और यहाँ बांग्लादेश में सैनिक शासन कायम हो गया। जो सैनिक शासक जियाउर रहमान थे उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, बीएनपी, और इन्होंने भी जन औचित्यता लेने के लिए चुनाव लड़े और वो विजयी रहे। लेकिन कुछ समय पश्चात जनरल इरशाद के नेतृत्व में एक सैनिक शासन पुनः स्थापित हुआ। जल्द ही बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र के समर्थन में खड़ी हो गई और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्रों का योगदान रहा और कहीं ना कहीं फिर 1990 में इरशाद को राष्ट्रपति पद को छोड़ना पड़ा। 1991 के चुनाव से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हो पाया। बांग्लादेश में जो शासन का स्वरूप है वो बिल्कुल भारत की तरह ही है। बांग्लादेश में संसदीय शासन है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री देश का प्रशासनिक प्रमुख है। वास्तविक शक्तियाँ इसी के हाथ में होती हैं। बांग्लादेश की जो संसद है उसे जातीय संसद कहा जाता है। इसमें कुल 350 सदस्य हैं। 50 सदस्य महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 300 सदस्य जो वोटिंग के जरिए जनता सीधे चुनती है और सरकार उनकी बनती है जिनको इस जातीय संसद में 151 सीटें प्राप्त होती हैं। जो नेपाल है वो भी हमारे ठीक पड़ोस में है। नेपाल के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, कुछ बातें तो सुन भी रखी हैं। चलिए आइए देखते हैं नेपाल में जो लोकतंत्र है वो कैसे विकसित हुआ। नेपाल में लोकतंत्र के लिए जो व्यापक आंदोलन था वो 1990 में शुरू हुआ। यह आंदोलन राजतंत्र को समाप्त करके बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए शुरू हुआ। लोकतंत्र की बहाली के लिए सभी दलों ने मिलकर राजतंत्र के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। इसमें नेपाली कांग्रेस थी, माओवादी पार्टियाँ थी और सभी पार्टियाँ ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलाए। नेपाल की जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि नेपाल भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। जब चीन का प्रभुत्व तिब्बत पर हुआ तब नेपाल भारत और चीन के मध्य एक बफर स्टेट के रूप में है और हमारी जो उत्तर की सुरक्षा है वो नेपाल की सुरक्षा और स्थायित्व पर ज़्यादा निर्भर है। क्योंकि यदि नेपाल
अस्थिर होता है तो निश्चित रूप से भारत पर इसका असर पड़ना लाजमी है। जो नेपाल में हिंदू हैं वो 81% हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का अनौपचारिक संबंध रहा है। यह एकमात्र ऐसा देश है जहां बिना वीज़ा के भारत के लोग यात्रा कर सकते हैं। नेपाली नागरिकों को भारत में नौकरी मिलती है, सेना में भर्ती होते हैं, शिक्षा के लिए बच्चे आते हैं। और नेपाल की जो तराई क्षेत्र है वहाँ तो रोटी बेटी का संबंध है, शादी विवाह तक भारत में होता है। लेकिन इस समय वर्तमान में इसके कुछ जो बयान हैं, रुख हैं, वो भारत विरोध के हैं। सीमा विवाद को लेकर के जो वहाँ के प्रधानमंत्री ओली हैं उन्होंने बयान दिया है। आध्यात्मिक विश्वासों को भी तोड़ने वाला बयान उन्होंने जारी किया। तो इस तरह से अभी वो विरोध में है और इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना की भूमिका संदिग्ध है। 1991 में गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री चुन करके बने, लेकिन 1994 में वामपंथी सरकार बनी। 1995 में वामपंथी सरकार भंग हो गई। इसके पश्चात माओवादियों ने 10 सालों तक एक जनसंघर्ष स्टार्ट किया। वो जनसंघर्ष राजशाही को समाप्त करने के लिए था और पीपुल्स रिपब्लिक स्थापित करने के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया गया। और इस सशस्त्र आंदोलन में करीब 16,000 लोग मारे गए। 2001 में एक घटना घटती है जिसमें युवराज ज्ञानेंद्र नेपाल के नए राजा बनते हैं और इसी बीच माओवादियों का जो हिंसा है वो बढ़ता जाता है और कोइराला को प्रधानमंत्री पद को छोड़ना पड़ता है। 2002 में ज्ञानेंद्र ने संसद को भंग करके देश में आपातकाल लगा दिया जाता है। 24 अप्रैल 2006 को जब हिंसक आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो गया तो राजा ने इन लोगों के सामने समर्पण कर दिया और अपनी जो पूरी शक्तियां हैं वो प्रतिनिधियों की सभा को सौंप दी। अमूमन संसद को उन्होंने सारी शक्तियां दे दी। एक तरह से ये रक्तपूर्ण क्रांति थी जहाँ पर राजा अपनी समस्त शक्तियाँ छोड़ने को तैयार हो गया। तत्पश्चात सभी दलों ने मिलकर के एक अंतरिम सरकार का गठन किया और एक नया संविधान देने की कोशिश की नेपाल को। 2007 में नेपाल का पहला संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन विवादों के चलते वो लागू नहीं हो पाया। फिर प्रयास शुरू हुए और सितंबर 2015 में एक नया संविधान बन करके तैयार हुआ है और उसी आधार पर अब नेपाल देश चल रहा है। हालांकि आज भी उस संविधान से जो समुदाय हैं वो नाराज हैं। इसका जो शासन स्वरूप है उसको देखते हैं कि संविधान के अनुसार नेपाल में संघीय शासन है और यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कभी यह एक हिंदू राज्य भी हुआ करता था, लेकिन आज यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख है, जबकि शासन की जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास निहित है। नेपाल 7 प्रांतों का एक संघ है। यहाँ पे 7 प्रांत हैं और हम ये जब इसके संविधान को देखते हैं और आज के स्थिति को देखते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि जो नया संविधान है नेपाल में उसमें आपत्तियां हैं। आपत्तियां क्या क्या हैं उसको देखते हैं। एक तो वहाँ पर जो नेपाल में एक मधेसिया समुदाय पाया जाता है और एक थारू जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो इससे नाराज हैं। नाराजगी का जो कारण है उनका ये मानना है कि सत्ता में जो भागीदारी है उनको पर्याप्त नहीं दी गई है, बराबर नहीं दी गई है, समान नहीं दी गई है। पहले मधेसिया समुदाय को देखते हैं। जो मधेसिया समुदाय है वो चाहता था कि तराई प्रदेश में, चूँकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र में रहती है और विरल जनसंख्या यानी कम जनसंख्या है पर्वतों पहाड़ों पर, तो इनका ये था कि जनसंख्या के आधार पर प्रदेश बनाए जाएं और जब ये जनसंख्या के आधार पर प्रदेश बनते तो जनसंख्या के आधार पर ही तराई क्षेत्र में 2 प्रदेश इनकी मांग थी। इनका था नारा एक मधेश 2 प्रदेश, ताकि उन्हें अपनी पहचान और स्वायत्ता, उनको जो स्वशासन का अधिकार मिल सके। इनकी एक मांग थी कि चुनाव क्षेत्र जो है क्षेत्रफल के आधार पर न होकर के जनसंख्या के आधार पर हो, जो कि सही भी है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। एक मांग इनकी ये भी थी कि जो चुनाव हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होने चाहिए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम
पर आधारित नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे इनको कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाता है। मधेसी समुदाय की एक और आपत्ति है, वो आपत्ति संविधान के उस उपबंध के खिलाफ है जिसमें यह लिखित है कि किसी विदेशी स्त्री से शादी से उत्पन्न जो बच्चे हैं उनको संवैधानिक उच्च पदों पर विराजमान नहीं होना है, उन्हें वो पद प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन नेपाल ये जो सारी मांगे हैं उनको यह कहते हुए खारिज करता है कि यह जो मांग है वह भारत द्वारा प्रेरित और प्रायोजित है, और यही जो उपबंध है कहीं न कहीं पूरे नेपाल और भारत के संबंधों में भी एक कटुता भरते हैं। हालांकि ये जो नेपाल का कहना है वो गलत है, क्योंकि आज का नहीं, ये 1947-48 से ही ये मांग रही है मधेसियों की। और निश्चित रूप से मधेसिया भारत के करीबी हैं क्योंकि भारत से ये काफ़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन यह आरोप उनका निराधार है कि भारत इसमें कोई षड्यंत्र करता है। मधेसी समुदाय की जो मांग है वो लगातार है, बनी हुई है। तो इस कारणों से मधेसी समुदाय के जो नेता हैं और अल्पसंख्यक जो अन्य समुदाय हैं उन्होंने 28-29 जो दल हैं इन्होंने मिलकर के एक फेडरल अलायंस बनाया, और ये फेडरल अलायंस के जो नुमाइंदगी है वो पूरे नेपाल के 2/3 जनसंख्या की नुमाइंदगी है, जो कि काफ़ी बड़ी है। और इनकी जो मांग है वो 26 सूत्री है, और इनमें एक मांग ये भी है कि जो संविधान है वो अभी भी अपूर्ण है, इनके उद्देश्य को पूरा नहीं करती हैं, इनको बदलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हम जो नेपाल को पढ़ने के उपरांत ये 3 जो बड़े देश हैं उनके शासन स्वरूप, उनमें लोकतंत्र का जो विकास है वो कैसे हुआ, तो हमने जाना। और फिर हम जो अगला प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसमें अगले देशों को शामिल करेंगे। और आज का जो ये टॉपिक है हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।